तो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया था रे ऑप्टिक्स का। नाउ फर्स्ट हेडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, रिफ्लेक्शन जो होता है इसका वो रेगुलर सरफेस से भी होता है, रेगुलर सरफेस से भी होता है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ रेगुलर सरफेस है। रेगुलर सरफेस मतलब जैसे कि रफ सरफेस, सॉरी स्मूथ सरफेस। ठीक है, रेगुलर सरफेस मतलब स्मूथ। स्मूथ आपकी जो है प्लेन भी हो सकती है और कर्ड भी हो सकती है। ठीक, और इरेगुलर सरफेस मतलब कि आपके पास सरफेस ऐसी होती है यहाँ पर इस टाइप की, तो ये क्या हो जाती है? इरेगुलर सरफेस। ठीक है, हाँ लॉ नहीं लग पाएंगे ठीक से, इसलिए हम इसको हमारे सिलेबस में ये नहीं है। ठीक, तो रेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन है उसमें अगर हम फर्स्ट टॉपिक देखें तो फर्स्ट जो आता है वो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। क्या आएगा? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। ठीक है, तो अगर हम प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन देखें तो बेसिक पॉइंट यही है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आगे भी सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। ठीक है, हाँ तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, इसको हमने एक साइड से क्या किया? पॉलिश कर दिया। ये एक साइड से पॉलिश की हुई है, दूसरी सरफेस क्या होगी इसकी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्यों? क्योंकि यही सरफेस जो है वो इसको रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, उससे आपने क्या किया? उस ट्रांसपेरेंट सरफेस को एक साइड से पॉलिश कर दिया, तो ये सॉलिड सरफेस हो गई आपकी। ठीक है, मतलब अब जो लाइट आएगी वो टकरा के वापस चली जाएगी इसी सेम मीडियम में, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ऊपर वाली सरफेस को क्या बोला? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलो भाई देखो, यहां से एक इंसिडेंट लाइट आ रही है। ठीक है, ये क्या? इंसिडेंट रे। मतलब आपने यहाँ से टॉर्च को ऑन किया होगा तो ये लाइट आई, तो ये हमने इसको इंसिडेंट लाइट बोल दिया, और जिस पॉइंट पर आती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट पर सबसे पहला काम होता है नॉर्मल बनाना। क्या बनाना? नॉर्मल। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर आपने सबसे पहला काम नॉर्मल बनाया। नॉर्मल जब बनाया तो हम ये देखते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और सेम एंगल आपने क्या करना है? अपोजिट साइड बनाना है, आर, और इस लाइट को रिफ्लेक्ट करा देना है। ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये एंगल हमारा क्या कहलाया जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पर आप ये देखिए सबसे पहले कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी है? ऊपर वाली क्या नीचे वाली? ऊपर वाली। ठीक है, अगर ध्यान से देखो आप, जब ये नीचे वाली सरफेस पर पॉलिश नहीं थी तो ये लाइट कहां जाती? तो ऊपर वाली सरफेस तो तब भी थी, उसमें तो हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी? ऊपर वाली की नीचे वाली? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ, नीचे वाली जो सरफेस हमने मीडियम लगाया जिसमें, वो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है। ठीक है, हमने जो पॉलिश की वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग। लेकिन हम बोल देते हैं कि ऊपर वाली सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग, और नीचे वाली क्या है? पॉलिश। अगर आप इस पॉलिश को हटा देंगे तो क्या होगा? लाइट फिर से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब जो हमने पॉलिश यूज की वही रिफ्लेक्टिंग है, वही इस लाइट को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट करा रही है। भाई ये सरफेस अगर देखो आप, ये ग्लास स्लैब है इतनी मोटी, ठीक है, तो ये लाइट तो इसके अंदर जाएगी ना, रिफ्लेक्ट भी होगी, कुछ कुछ ट्रांसमिट होगी। लेकिन ग्लास स्लैब से क्या होता है? मोस्टली रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ट्रांसमिट हो जाती है दूसरे मीडियम में लाइट। तो आपकी जो लाइट है वो चली जाएगी इस साइड। अगर आपने यहाँ मीडियम यूज किया है, मतलब ये पॉलिश लगाई हुई है, तब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। ठीक है, तो ये चीज बनी आपकी रिफ्लेक्टिंग। अच्छा, दूसरी चीज एंगल आई और आर, जैसे आप ने पढ़ा होगा मोमेंटम में। ठीक है,
मोमेंटम में आपने पढ़ा होगा कि एक बॉल जो दीवार से टकराती है 45 के एंगल पर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था मेडिकल एग्जाम में, और वो सेम एंगल पर ही वापस जाती है। तो वैसा ही केस इसका है, ठीक है। अब ये समझ लो, ये बॉल आ रही है, जिस एंगल पर यहाँ टकराएगी नॉर्मल से, उसी एंगल पर वापस जाएगी। इसका मतलब एंगल आई एंगल आर क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। और ये लॉ भी है, यही क्या है इसका लॉ। पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ये कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या है, एंगल आई इक्वल एंगल आर। तो ये दोनों लॉ लिख लेंगे, बाकी हम और चीजें इसमें जानते हैं। देखिए और क्या है, और दूसरी चीज इसमें ये है कि आप यहां से देखें, इस लाइट का जो पाथ था वो ये था, बोलो था क्या नहीं था। जब ये पाथ था तो ये अपने पाथ से कितना मुड़ गई, डेविएट हो गई। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये एक्चुअल पाथ से इतना डेविएट हो गई, डेल्टा। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, मतलब एक्चुअल पाथ से कितना मुड़ गई है, उसको हम बोलेंगे डेविएशन, कि इतना डेविएट हो गई है, डेविएट। तो इसमें अगर हम लॉ लिखे, लॉ लिख लो आप खुद से, क्या होगा पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या है, दूसरा ये कि एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के, ठीक है, एंगल आई इक्वल एंगल आर। तो इन दिस केस एंगल ऑफ डिवीएशन क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन इन द गिवन केस। गिवन केस में एंगल ऑफ डिवीएशन क्या होगा बताइए, डेल्टा की वैल्यू जो हमने अभी समझाया यहां पर, डेल्टा की वैल्यू हाँ, आई प्लस आर। देखिए 180 मतलब 180 कितना हुआ, पूरा यहां से यहां तक, और ये डिवाइड कितना हुआ, इतना। तो 180 में से आई प्लस आर कम कर देंगे भाई, टोटल इसका ये है ना, जैसे ये जाने का पाथ था, ये इतना डिवाइड हो गई, तो हमारे पास तो सिर्फ ये दो एंगल गिवन है, लेकिन हमें ये पता है कि इसका अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 होता है, तो 180 में से ये माइनस कर दो, तो 180 माइनस आई प्लस आर, और आई और आर इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं 180 माइनस का 2i, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे, ठीक है, विद डायरेक्शन बताना होता है इसमें, क्लियर इतना, ठीक। दूसरी चीज यहीं पर अगर आप देखो कि इसका एक और एग्जांपल, कि ये आपके पास प्लेन सरफेस है और कोई लाइट अगर नॉर्मल हो, तब बताइए, अगर ये लाइट नॉर्मल पर ही इंसिडेंट रे है तब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें एंगल आई क्या हो चुका है, 0, तो एंगल आर भी क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, रिट्रेस करेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस सेम पाथ, that means angle of deviation becomes 180 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। ये इंसिडेंट रे है, 30 डिग्री पर आ रही है, ठीक है, ये मिरर 1 है, मिरर 2, फाइंड नेट डेविएशन, फाइंड नेट डेविएशन, बताइए। देखो सबसे पहले अगर हम इस रे को बनाए तो ये नॉर्मल से देखो, ये इसका नॉर्मल बनेगा, ये एंगल 30, तो ये 30 पे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये 30 पे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ आ गई, ठीक है। ये हमारा मिरर क्या दिया है, M2, ठीक। जब ये रे यहाँ पहुंची तो आप ये बताओ नॉर्मल से कितना एंगल बना रही होगी ये, क्योंकि यहाँ 30 है तो यहाँ भी कितना होगा 30, तो ये 30 पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ये 30 पर रिफ्लेक्ट हो गई, ये देखो। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें डेल्टा 1 कितना आया, डेल्टा 1 एंगल ऑफ डिवीएशन, भाई 180 में से 2i कम करेंगे मतलब 60 डिग्री, तो 120 कितना, बोलो 180 माइनस 120,
तो सॉरी 60, डायरेक्शन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो डेल्टा 1 आ रहा है आपका निकल के 120 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए यहाँ देखो कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो रहा है। कितना होगा डेल्टा 2, 180 माइनस का 2i, 2i मतलब i तो 30 है, तो कितना हो जाएगा 60 क्लॉकवाइज। तो आंसर कितना आएगा 120 क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप नेट डिवीजन जब निकालेंगे तो डेल्टा नेट क्या बनेगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब इसके बाद डायरेक्शन है तो हम डायरेक्शन ऐड करेंगे, तो एक हो जाएगा 120, एक हो जाएगा माइनस 120, क्योंकि एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एक की एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन क्या है 0। दैट मीन्स ये जो रे है फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे, बट लेटरली शिफ्ट क्या हो जाएगी, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल करो। M1 M2 बताओ फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। हो गया, देखिए इधर देख लेते हैं, इधर देखो ध्यान से। जब ये रे आगे आएगी तो इस पर नॉर्मल बनाएंगे, पहला काम क्या है, तो हमने नॉर्मल बनाया, ये रहा नॉर्मल N1। अब बताओ ये रे इससे कितना एंगल बना रही होगी, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये कितना होगा, तो यहां भी कितना बनेगा, देखो ये 60, ये 30 और यहां कितना बनेगा 30। ठीक है, तो ये रे ऐसे आएगी, बोलो आएगी कि नहीं, इस पर हमने नॉर्मल बनाया N2। अब आप ये बताओ ये N2 से कितना एंगल बना रही होगी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया 60, तो ये कितना 30, तो यहां कितने से जाएगी वापस 30 से, बोलो गई कि नहीं, तो ये आपकी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अब आप देखोगे इसमें डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 तो ये रहा, और डेल्टा 2 तो आप देखोगे डेल्टा 2 ये रहा। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों की डायरेक्शन कैसी है एंटी क्लॉकवाइज जी। नॉर्मल है दोनों में, हाँ ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है 90 पे करें, ये मिरर नॉर्मल इन दोनों के नॉर्मल नहीं, नॉर्मल 90 कैसे करेंगे, देखो ये एंगल 30, ये 30, तो 90 कैसे बन सकता है, 90 90 60 हुआ ना, 120 आएगा ये। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 है ना, तो ये 120 आएगा। चलो भाई देखो, बोल डेल्टा 1 कितना एंटी क्लॉकवाइज, डेल्टा 2 कितना एंटी क्लॉकवाइज। डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे बताइए इधर, डेल्टा 1 180 माइनस 2i, यही तो होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 बोलिए कितना आया 120। भाई 180 में से 60 कम कर देंगे 120 बचेगा, कितना एंटी क्लॉकवाइज। लो आगे देखिए डेल्टा 2 180 माइनस, फिर से बोल दो 60, बोलो कितना एंटी क्लॉकवाइज। चलो भाई ठीक है एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ नेट डिवीजन, नेट डिवीजन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दोनों सेम डायरेक्शन, तो दोनों को ऐड कर दे। चलो भाई दोनों को ऐड कर दिया, कितना है 240, डायरेक्शन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। अब एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास दोनों मिरर कैसे हो परपेंडिकुलर, हाँ ये, और रे आ रही है ऐसे 60 डिग्री पर, बताइए इंसिडेंट रे है, और मिरर M1 M2 कैसे हैं परपेंडिकुलर, कह रहा है M1 परपेंडिकुलर M2, देन नेट डेविएशन, नेट डेविएशन क्या होगा बताइए। अगर आप देखें नॉर्मल से कितना एंगल बना रही होगी जी, ये नॉर्मल N1, ये एंगल 30 रिफ्लेक्ट हो गई चली गई यहां, बोलो गई क्या नहीं, ये एंगल 30, तो ये कितना
60, इस पर नॉर्मल बनाएंगे n2, यही तो होगा, ये 60 तो ये कितना 60, तो यहाँ 60 पर वापस जाएगी, बोलो गई क्या नहीं गई, ये गई 60 पर वापस, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर ये रे ऐसे आ रही थी, यहां डेल्टा 1 घूम गई, ये रे ऐसे जा रही थी, यहां डेल्टा 2 घूम गई, तो डेल्टा 1 कितना है 180 माइनस 30 है, तो 60 कम करेंगे तो 120 क्लॉकवाइज आ जाएगा। डेल्टा 2 बताना बच्चों, डेल्टा 2 क्लॉकवाइज कितना 180 माइनस 120, यही तो होगा ना, 62 जा 120, तो ये हो जाएगा कितना आपका 60 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नेट डिवीएशन कितना आया, नेट डिवीएशन आया डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो ये आएगा आपका 120 प्लस 60, क्योंकि डायरेक्शन सेम तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आप तीनों डायग्राम में एक चीज नोट करें, जब मिरर दोनों कैसे थे पैरेलल, तो रे में कोई डिवीजन नहीं, जीरो डिवीजन बट लेटरली शिफ्ट। ठीक है, जब मिरर पैरेलल थे। ठीक है, दूसरी बात, जब मिरर कैसे हो परपेंडिकुलर, तो जब मिरर परपेंडिकुलर होते हैं तो रे हमारी क्या हो जाती है, मतलब एंटी पैरेलल, जो इंसिडेंट रे है उसके एंटी पैरेलल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब मिरर कैसे होंगे परपेंडिकुलर, तो आपकी फाइनल रिफ्लेक्टेड रे एंटी पैरेलल होगी इंसिडेंट रे की। ठीक है, अब उसकी डायरेक्शन कैसे मेजर करोगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आप ऐसे देखेंगे, अगर आपकी रे यहां से ऐसे जा रही है तो क्लॉकवाइज, और अगर इधर से आके ऐसे जा रही होती तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दूसरी चीज ये तो समझ आ गया कि एंटी पैरेलल हो गई, अगर आपकी रे इस साइड से आगे जाएगी ऐसे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और अगर ऐसे इधर से आगे जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मिरर कैसे भी शेप में बना दे वो, अभी जैसे मैं समझा दूंगा आगे। फिर तीसरा केस ये है कि अगर हमारे पास दो मिरर किसी एंगल पर इंक्लाइंड है और इंसिडेंट रे किसी एक मिरर के पैरेलल है, इंसिडेंट रे किसी एक मिरर के पैरेलल है, तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे दूसरे मिरर के पैरेलल होगी। ठीक है, अगर दो मिरर किसी एंगल पर इंक्लाइंड है तो एक इंसिडेंट रे किसी एक मिरर के पैरेलल हो तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे दूसरे मिरर के पैरेलल होगी। देखो आप, ये कितना है 60 है ना हॉरिजॉन्टल से, यहां देखो कितना है 60 है, पैरेलल हो गई क्या नहीं, तो एक मिरर के पैरेलल अगर इंसिडेंट रे होगी तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, दूसरे मिरर के पैरेलल होगी। ठीक है, डायरेक्शन वैसे ही निकाल लेंगे हम, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप डायरेक्ट ये पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कि इसका आंसर ये था और ये इतना घूम रहा है तो कितना आ जाएगा भाई, यहां से ऐसे जा रही है और यहां से हमें 60 बनाना है भाई, एक मिरर हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल और एक मिरर हमारा ये है, तो हमें इस डायरेक्शन से यहां जाना है। ठीक है, तो 360 में से ये वाला एंगल कम कर दो, कितना है 120, तो यही है भाई, ये हॉरिजॉन्टल से अगर 60 हमें लेके जाना है वापस तो ये 120 तो बचा, तो 360 माइनस 120 कितना आ जाएगा, बोलिए 240 आएगा नहीं आएगा, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है नहीं आ रही है, देखो कि यही आंसर है। कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? दो मिरर है हमारे पास, पहले मिरर के पैरेलल में ही तो इंसिडेंट रे, दो मिरर है, इंसिडेंट रे फर्स्ट मिरर के पैरेलल है सेकंड मिरर के, हमने ये बना दिया, और हमें ये पता है इसका नियम ये है कि जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगी वो दूसरे मिरर के पैरेलल जाएगी निकलकर, तो इसकी डायरेक्शन इंसिडेंट रे की ये थी जाने की, लेकिन ये जा ऐसे रही है फाइनली, तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आने के लिए कितना डेविएट हो गई, और इसका डेविएशन ऐसे ही हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है उधर से ऊपर से, इधर से हो रहा है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या आएगी एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखो जी हॉरिजॉन्टल से कितने पे जाएगी 60 पर, क्योंकि 60 पर मिरर है, सही है, तो अगर ये 60 तो ये 120 हुआ, तो हमें 360 में से 120 कम करना है, तो 240 आएगा एंटी क्लॉकवाइज, यही आंसर। ठीक है, पिछली बार एक घासो फॉर्मूला लिखाया था आपने, किसका, इसी मिरर वाले क्वेश्चन का, इमरजेंट रे वाला। यही तो लिखाया था 360 माइनस 2 थीटा। कैसे हो जाएगा
सही है। ये फिलहाल जल्दी से इसको बना लो और जो समझाया नोट पॉइंट लिख लो तीनों का, जो जैसे आपको समझ आया हो, ठीक है, तीनों को रिलेट करके। अगर दो मिरर पैरेलल हैं, देखो दो मिरर पैरेलल हैं तो नो डिविएशन, वो तो हम लिख चुके हैं। दो मिरर परपेंडिकुलर हैं तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे एंटी पैरेलल होगी। हाँ, अपने आप लिख लो जो समझ आया हो। चल, जो समझ पाया वो लिख। क्यों? जबरदस्ती कर रहा है ये लड़का, जबरदस्ती कर रहा है। अगर दो मिरर पैरेलल हो तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल ही निकल जाती है, कोई डिवीजन नहीं होता है, ये तो हम लिख चुके हैं। क्यों? अगर दो मिरर परपेंडिकुलर हो तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? एंटी पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ठीक है, इफ टू मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइनल रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर एंटी पैरेलल टू इंसिडेंट रे। If two mirrors perpendicular to each other, then final reflected ray is anti-parallel to incident ray. और डायरेक्शन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अकॉर्डिंग टू फिगर। अगर आपकी रे यहां से होती तो क्लॉकवाइज होता, सॉरी यहां से होती तो क्लॉकवाइज होता, और यहां से है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू फिगर होगी, ध्यान रखना। थर्ड वाला लिख लो पॉइंट। इफ टू मिरर इंक्लाइन, हाँ इंक्लाइन if two mirrors incline and incident ray is parallel to one mirror, if two mirrors are inclined, लड़की बड़ी खतरनाक है। देखो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिखूं यहां पर, क्यों? इफ टू मिरर्स, मिरर्स लिखना है ऐसे करके, ठीक है, मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर and incident ray is parallel to one mirror, then final reflected ray will be parallel to second mirror। ठीक है, सेकंड मिरर ये जिस पर पड़ी उसी पे, किस पर पड़ी? वन मिरर पर पड़ी, ना कि फर्स्ट मिरर पर। उसके दूसरे वाला जो मिरर होगा उसके पैरेलल जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगर एक मिरर के पैरेलल है तो दूसरे मिरर के पैरेलल बनाना है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू फिगर, एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फिगर। डायरेक्शन लिख लेना अकॉर्डिंग टू फिगर। कहां पहुंचे? फाइनल रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल पैरेलल टू सेकंड मिरर। हो गया इतना? देखो तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला बना वो कितना बना? हाँ, दो मिरर जिनके बीच का एंगल कितना है? थीटा, और इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके? मिरर के। इधर देखो इसका फाइनल फॉर्मूला लिख लो। इंसिडेंट रे पैरेलल है मिरर के, और एंगल कितना है मिरर के बीच का? थीटा। तो फाइनल डेविएशन होगा 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, 360 माइनस 2 थीटा। लेकिन डायरेक्शन आप फिगर के अकॉर्डिंग देखना, ऊपर वाले मिरर पर आएगी तो क्लॉकवाइज, इधर से आएगी तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ
चलो एक क्वेश्चन और करो, अच्छा नहीं मान रहे हो। हाँ? देख लेना, मुझे नहीं पता डायरेक्शन सही होगी कि नहीं। चलो भाई बताओ, फाइनल डिवीजन। चलो मैं थोड़ा आसान कर दूं, ये M2 और ये M3, मतलब इतना ही कराना। अब मतलब अब ये कि यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, वहां से होगा, उसके बाद नहीं होगा, बस 3 रिफ्लेक्शन कराना है। देखो ध्यान से देखो, तो ये मेरा क्या है, पैरेलल, कोई डिवीजन होगा, मतलब यहाँ से रे ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, तो ऐसे जाएगी, बोलो कितने में जाएगी? 30 पर जाएगी, पक्की बात है, सोच लो। नहीं, नॉर्मल से पक्की बात है। देखो यहाँ से देखो, ये कितना है नॉर्मल से? 60, तो कितना होगा यहाँ पर? फिर तो ऐसे 30 पे जाएगी। पैरेलल तो तभी बनेगा, पैरेलल तभी बनेगा ना जब दोनों एक जैसी हो, ठीक है। हाँ, तो ये 60 पे निकल गई ऐसे, और अब ये और ये कैसे है दोनों? इंक्लाइन, ठीक है। और एक रे ऐसे आ रही है 60 पर, बताना क्या बनेगा? ये पहले इस पर तो नॉर्मल बनाओ। ओफो, क्या हुआ? ध्यान से देखना अब इधर, ये एंगल कितना है? 60। अब आप ये देखो, ये जो ये वाला ये देखो, ये वाली जो रे है वो इस मिरर के पैरेलल है क्या? नहीं। इस मिरर के पैरेलल है क्या? नहीं। तो आप 360 वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फिर हमें देखना पड़ेगा ये कहां जा रही। देखो ये एंगल कितना है? 60, ये कितना है? 30, तो ये कितना बना? 90, मतलब ये रे कहां आएगी? नॉर्मल पर। किस पर आ रही है? नॉर्मल पर, ठीक है। तो आपका फाइनली कितना होगा ये? 0। अरे हाँ, तो डेल्टा, क्योंकि हमें सिर्फ 3 रिफ्लेक्शन कराना थे, मैंने पहले ही बोल दिया था। वापसी तो यही निकल जाएंगी, लेकिन हमें क्या करना है? सिर्फ 3 रिफ्लेक्शन कराना, मैंने पहले ही बोला था। तो डेल्टा कितना आएगा? 180 डिग्री। कैसा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? नेक्स्ट जो आपका पोजीशन ऑफ इधर 90 पर ही तो आई। कौन सा फोन लगाया? ये भी 60 है, इंसिडेंट लेवल है, ये भी 60 है। ये 30 है, ये 60, ये 30, 90, और ये कितना होगा? 90। तो ये नॉर्मली तो हुई। पहली बात तो ये वाला डेविएशन कट जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। ये और ये तो 0 हो गया। ये डेविएशन सिर्फ बताना आपको। और ये 180 हुआ, वो वापस ही जाकर रिट्रेस करेगा 90 पर। फॉर्मूला लगाएंगे तो इंसिडेंट रे कितनी होगी? 90।
अच्छा 0 हो गया सेंटर है, तभी तो ये दोनों हो गया कैंसिल, ये हो गया 0, तो हो गया 80 और आगे सही है। चलो ये देखो इधर पोजीशन ऑफ इमेज। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, ये प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, एक्स दूरी पर, कितना, एक्स दूरी पर, ठीक। अगर हमें इसकी इमेज बनाना है तो क्या करेंगे हम, ये रह गई, ये रह गई। अब इस पर हमने नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाने के बाद ये रेखा आ जाएगी सेम एंगल पर, ऐसे जाएगी, सेम एंगल पर नॉर्मल बनाएंगे, यहां से एंगल मेजर किया, सेम एंगल पर ऐसे चलेगी। क्या आपस में मिलेंगी? कभी नहीं। यहां से अगर जाएगी तो ये रिट्रेस करके आएगी तो ऐसे निकल जाएगी, कभी नहीं मिल रही, मतलब इमेज इस साइड नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, वापस इसको पीछे की तरह ले जाएंगे। तो जिस पॉइंट पर कट करें वही पॉइंट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो ये हमारी इमेज आई। अब बताओ ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, रियल, तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। ध्यान रखना प्लेन मिरर में ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। अगर इमेज रियल बन रही है मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। ऐसे समझ लें आप कि ये मिरर है, ठीक है, रेज यहां से ऐसे आ रही है, ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होके क्या मिलेंगी, यहां कहीं मिलेंगी, तो ये इमेज बनी। अब ऑब्जेक्ट कहां लोगे आप, इनफाइनाइट पे, क्योंकि इधर से रेज आ रही नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड मानोगे अब, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारी रियल इमेज हो गई, ठीक है। अगर हमारी रेज ऐसे आ रही है दूर से और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद मिले एक्चुअली में, ठीक है, अगर रियलिटी में मिल रही है तो ये रियल इमेज बनेगी। यहां तो हमने वर्चुअली मिलाया है इनको, यहां रियल में मिल रही है तो ये रियल इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहां है फिर, इनफाइनाइट पे नहीं, तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे रेज को आगे बनाकर, आगे बढ़ाकर, ठीक है। हाँ, तो मिरर के पीछे क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आप यहां देखिए इस इमेज की पोजीशन क्या होगी, एक्स, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल बने। सिमिलर ट्रायंगल ऐसे कि ये एंगल अगर आई था तो ये भी आई होगा, आई आर बराबर होते हैं रिफ्लेक्शन में, तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या हुआ, आई, तो ये एंगल भी तो आई है, क्योंकि आप देखें ये वाले एंगल बन रहे हैं, ये 90, ये 90, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, सॉरी ये 90 माइनस आई है या नहीं। तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, सिमिलर। जब सिमिलर ट्रायंगल है तो ये दूरी के बराबर होगी, तो इमेज सेम डिस्टेंस पर बनती है प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट सेम डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर इतना। अब ठीक, आपको क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन ये दिया है, नोट तो कर लिया सर। हाँ बिल्कुल नोट करना, आप देखिए जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ये आपको प्लेन मिरर दिया है 45 डिग्री पर, ठीक है, और इमेज दी है यहां पर 2,0 पर, कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, बताइए क्या होंगे। इमेज ये है और कोऑर्डिनेट में क्या करना है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, इमेज की कोऑर्डिनेट बताना है 0,2, 0,2, करो जल्दी करो, बता रहे हैं। हाँ जी बताइए। ये ऑब्जेक्ट है, हाँ ये ऊपर का डायग्राम है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी लाइन मतलब रेस उधर को चली जाएगी, नीचे आएगी और जो बोल रहा है वापस मिलेगी। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले ये इमेज से हम क्या करेंगे, इस पर नॉर्मल बनाएंगे, तो ये हमने नॉर्मल बनाया, जितनी दूरी ये उतनी दूरी यहां होना चाहिए थी। इस मिरर से इस इमेज की जो दूरी है नॉर्मली, वो नॉर्मल दूरी यहां बराबर होनी चाहिए थी। चलो बेटी, जब हम इसको नॉर्मल दूरी यहां बराबर बनाएंगे, आप ये देखो इस पॉइंट का ये कंपोनेंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, कितना है 2, इस पॉइंट का 45 एंगल है ना, तो यहां से भी 45 बना, तो सेम एंगल पे सेम दूरी आएगी, कितना हो जाएगा ये 2। अच्छा एक्सिस में क्या हो गया 0, तो कोऑर्डिनेट कितने आए निकल गए इमेज के 0,2, ठीक है। ये
एग्जाम्पल देख लो एक और, नहीं मान रहे लोग। हाँ, अरे कुछ बच्चों को समझ नहीं आया ना, तो ऐसे देख लो आप, ये मिरर है और कह रहा है ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है, 2,3। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। इमेज की कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होंगे अगर ऑब्जेक्ट 2,3 पर है, बताइए। भाई ये पॉइंट 0,0 है, तो 1 2 1 2 3, इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मिला 2,3 पर। तो इमेज कहाँ बनेगी? इसके नीचे। कितना नीचे? जितनी दूरी है, बोलो ये कितनी है? 3। तो नीचे जाएंगे तो -3 मिलेगा, तो -3, और x हमारा यही रहेगा, x कोऑर्डिनेट तो यही है ना, तो x हमारा सेम है 2 और y कितना मिला? -3, तो 2, -3 इमेज फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लियर इतना? ऐसे देखिए, मान लीजिए अगर ये मिरर है, ये क्या है? इसके जस्ट नीचे थोड़ी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, ये y डिस्टेंस है और ये x है। ठीक है, तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी अगर ये ऑब्जेक्ट है तो? कहाँ बनेगी? x डिस्टेंस पर मिरर के अपोजिट साइड। पक्की बात है ना? कैसे बनाएंगे? अगर आपको कराना है रिफ्लेक्ट तो ऐसे करा लो, ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ गई, इन दोनों को जब मिलाओगे तो यही मिलेंगी, तो ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो गया। अब देखो y दूरी उतनी बराबर है और x क्या है? दोनों की बराबर, क्योंकि सेम ट्रायंगल बनेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपके पास कि ये x और ये y, ठीक है, ये x और ये y, और ये हमारे पास रखा है मिरर। ये क्या है हमारे पास? मिरर। और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा 2,0 पर है ऑब्जेक्ट। बताइए इमेज कोऑर्डिनेट। चलो 45 ले लो बस। ये कितना आएगा? 0,2। भाई इसको आप पीछे करोगे तो वही वाला केस बन गया, पहले वाला 0,-2, सॉरी 0,2 प्लस का, ये आपकी इमेज आ गई। अगर आप देखोगे मिरर से सेम डिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये सेम है तो ये वाली भी सेम होगी, तो जितना इधर है उतना इधर बना दो, बस बात खत्म, क्योंकि 45 पर है ये। कहीं भी लेके पीछे की साइड, पीछे की साइड देखो, इधर देखो आप, ये मिरर है पूरा, है कि नहीं? मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरी इमेज बन रही है, मैं मिरर के पीछे आ जाऊं, इमेज बनेगी क्या? किसको दिखाई देगी? बिल्कुल। मैं कितनी पीछे चले जाऊं मेरी इमेज देख पाओगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। जब तक मेरी रे इस मिरर के ऐसे पैरेलल ना हो, मतलब मैं ऐसे हूं कि इसको क्रॉस ना करे एक भी रे, तब इमेज नहीं बनेगी। या मैं इसके पीछे चला जाऊं तब इमेज नहीं बनेगी। इस मिरर के फ्रंट में मैं हूं, मैं एक भी रे मुझसे आने वाली इससे टकराई, समझ लो मेरी इमेज बनेगी उसी पॉइंट की, जिस इमेज पॉइंट की इमेज रे आ रही है इस पर। जिस पॉइंट की रेज आके इससे टकराएंगी उस पॉइंट की इमेज इसमें दिखाई देगी। ठीक है, ये चीज है। क्या? तो ये चीज समझ आ गई? इस प्लेन मिरर से सेम डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, इसको हमने पीछे बढ़ा लिया। अगर ये हमारा 2 डिस्टेंस पर है तो इस साइड भी 2 होगी 45 पर, तो हमने 45 एंगल पर 2 मीटर बना दिया बस। ठीक है, अगर नीचे है तो ऊपर है। मतलब वेक्टर की तरह घुमा के करो। ऐसे समझ लो, जैसे एक क्वेश्चन ये है, सर अगर साइड में किस साइड होते हैं? उस साइड में ये आपने 45 वो -x की साइड में यहाँ -x इधर होती तो इमेज ही नहीं बनती, ऑब्जेक्ट पीछे है ना मिरर के। अरे पीछे जाने पर इस साइड मिरर कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसे ऐसे रखो यहाँ पर, ऐसे ऐसे
कोऑर्डिनेट्स x y ऐसे यहाँ रख दें ऐसे। कॉपी पेस्ट अच्छा चलो ठीक है, अगर हम इसको ऐसे रख देंगे तब देखिए क्या बनेगा। वेरी गुड, ये हमने मेरा रख दिया, इसको आगे बढ़ा लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना 2 मीटर, तो यहाँ से कितना 2, तो आ जाएगा 0,-2 बस। सही है, एंगल तो हमारा 45 है ना, इसलिए एंगल चेंज होगा फिर हमें देखना पड़ेगी डिस्टेंस। ठीक है, एंगल चेंज हुआ तो हमें डिस्टेंस देखना पड़ेगी। चलो और करो क्वेश्चन। नहीं और अगर इसी डायरेक्शन में रखेंगे फिर भी क्या है? इसी डायरेक्शन में, आपने इसमें लेके आए हो तो ठीक है, हाँ, फिर हाँ। अगर ऐसे लेंगे तो फिर इसे वापस इसको यहाँ ले आए तो इस साइड। हाँ, मिरर को आप कहीं बढ़ा सकते हैं, उसी डायरेक्शन उसी लाइन में। जैसे मान लो आपके पास ये मिरर है, ये मिरर है आपके पास, ठीक है, लाइन ऑब्जेक्ट है, लाइन ऑब्जेक्ट। देखो ये बात नहीं यार, लाइन ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,3, ये लेंथ है उसकी, ये क्या है 2,3 से 2 4,6। ठीक है, फाइंड इमेज, ये लेंथ है 2,3 से 4,6। बार बार, हाँ भाई इधर देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ है पहले, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट लेंथ 2,3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना दो। 2,3 पर है, 2 ये रहा 3 ये रहा, इसको मिलाएंगे आगे तो यहाँ ये पॉइंट मिला। अब यहां से कहां तक की लेंथ है इसकी 4, तो ये रहा 4 6 1 2 3, मतलब 6 ये आया हमारा, ये और ये, इसको मिलाएंगे तो ये वाला बना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है 2,32। अब इमेज बनाओ, इसका यहां करेंगे तो कितना आएगा 2,-3, और इसको बनाएंगे तो कहां मिलेंगे 4,-6, और इसको ऐसे मिला देंगे, वो इमेज बन गई बस। ठीक है, एक क्वेश्चन और करना चाहो तो कर लो इसका। नहीं जाते नहीं बताइए है? 24 हो गया 25, अब 25 हुआ है, हमने बोला था 24। अपना सही है गलत नहीं है, ये मिरर है 45 पर, ये ऑब्जेक्ट है 2,32। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इमेज बनानी कहाँ बनेगी बताइए, कहाँ हो जाएगी ये 0,2 2 से 3, ये इमेज बनी आपका आंसर। ठीक है, चलो।